हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, कल जो है कल की क्लास में हमने भवानी प्रसाद मिश्र को देखा था, शमशेर बहादुर सिंह को देखा था, साथ ही साथ धर्मवीर भारती की भी रचनाओं को देखा था। और हमने कहाँ पे क्लास बंद की थी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पे। तो आज हमें देखना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो हैं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, इनकी चर्चित कविताएं कौन सी हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर कोई मेरे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम जुड़ा है तो सबसे पहले आप चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको मेरी वीडियो बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप मेरी सारी क्लासेस जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जितना अभी तक मैंने पढ़ा दिया है। तो आज शुरू करते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। बात करें सक्सेना जी की, तो इनका जो जन्म है वो 1927 ईस्वी में बस्ती जिले में हुआ था। जानते हैं सभी लोग, 1927 में बस्ती जिले में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं, देखिएगा, ये इनकी कुछ कृतियां हैं। जैसे कि पहली है काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं एक, कविताएं दो, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग। ये सारी की सारी रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखी गई हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण हैं ये सारी की सारी रचनाएं, ठीक है। और याद भी रख लीजिएगा कौन कौन सी है। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग। अब इनकी रचनाओं को याद कैसे करेंगे? तो चलिए थोड़ा सा इनको तोड़ मरोड़ के जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। तो आप इनको समझिएगा कि जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, ये जाते हैं सर्वे करने, ठीक है। ये सर्वे करने जा रहे हैं, तो वो जब जाते हैं सर्वे करने किसी जगह पर, तो वहां पे देखते हैं कि काठ की घंटियां हैं जो कि बांस की बनी होती हैं। काठ की घंटियां हैं जो कि किससे बनी होती हैं? है तो काठ की घंटियां, लेकिन उसका जो ऊपरी आवरण है वो बांस का बना हुआ है। ऐसे समझिएगा, देखने में ऐसा लगता है बांस का बना है। तो कहते हैं कि काठ की घंटियां जो थी वो बांस की बनी हुई थी, और वहीं पे बांस का पुल था। वहीं पे क्या था? वहीं पे बांस का पुल था। अब ये जब इनको पुल पे जाना है तो ये कैसे जाएंगे? एक सूनी नाव से जाते हैं, ठीक है। और ये समझिएगा, ये सर्वे करने जा रहे हैं। किस चीज का सर्वे? नदी का सर्वे करने जाते हैं। कौन सी नदी? कुआनो नदी का सर्वे करने ये जा रहे थे। कौन? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो याद करेंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक नदी का सर्वे करने जा रहे थे, क्योंकि इनका जन्म बस्ती जिले में हुआ है। तो बस्ती जिले में कुआनो नदी बहती है। सब जिनको नहीं पता है वो भी जान लें। यहाँ बस्ती जिले में जो है, मैं भी बस्ती से ही हूँ तो मैं जानती हूँ, यहाँ पे कुआनो नदी है और उसी नाम से इन्होंने रचनाएं भी की हैं। तो समझिएगा, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, ये सर्वे करने जा रहे थे एक नदी पे। तो जब जाते हैं तो कहते हैं भाई वहाँ पे काठ की घंटियां थी, और घंटी देखने में ऐसी लग रही थी जैसे वो बांस की बनी हो, ठीक है। और फिर कहते हैं वहीं पे बांस का एक पुल था। अगर हमें उस बांस के पुल पे जाना है तो हम कैसे जाएंगे? एक सूनी नाव की सहायता से हम बांस के पुल पर जाएंगे, ठीक है। तो कहते हैं एक सूनी नाव में वो बैठते हैं। अब समझिएगा, उन्हें बांस के पुल पे जाना है तो एक सूनी नाव पे बैठते हैं, और जब नाव चल रही है तो नाव किसी नदी में ही चलेगी, है कि नहीं। तो वो जो सूनी नाव है वो कहाँ पे है? कुआनो नदी में है। तो एक सूनी नाव पे बैठते हैं, और कहाँ पे? कुआनो नदी में है अपना, क्योंकि नदी में ही सर्वे करने गए थे। तो कुआनो नदी में जो है जाते हैं एक सूनी नाव पर बैठकर। तो जब ये नदी में आगे बढ़ती है नाव, तो वहां से गर्म हवाएं इनको लगती हैं। भाई नाव चल रही है तो वैसे ठंडी ठंडी हवाएं लगती हैं, लेकिन नहीं, इनको जो है वहाँ की जो हवाएं महसूस हो रही थी, उनको गर्म हवाएं महसूस हो रही थी। और जब नाव आगे चलती है तो इनको साथ ही साथ भाई जंगल का दर्द भी नजर आता है। जंगल का दर्द यानी कि जैसे नदी बह रही है तो दोनों साइड जंगल है, पेड़ पौधे हैं ही, खूब लंबे लंबे चौड़े चौड़े पेड़ पौधे भी रहते हैं। तो ऐसे नदी, जैसे नदी तो बहुत लंबी होती है, तो नदी बह रही है तो आगे जाके उनको जंगल दिखता है। तो वहां पे वो देखते हैं जंगल का दर्द उनको दिखाई देता है। जंगल का दर्द मतलब कि उस जंगल में क्या था? उस जंगल में कुछ खूंटियों पर टंगे हुए लोग दिखाई दिए, जो कि जंगल के दर्द को बयां कर रहे थे। ऐसा उन्होंने सर्वे में अपने देखा,
ठीक है। जब उन्होंने देखा तो उसका सर्वे, वही तो होता है सर्वे करना कि क्या क्या है। तो इन्हें जो है जंगल का दर्द दिखा। उस दर्द में क्या दिखा कि खूंटियों पर टंगे हुए लोग थे। जब ये देखते हैं तो कहते हैं कि अब मैं इन पर जो है 2 कविताएं लिखूंगा। पहले कविता 1 लिखूंगा, फिर कविताएं 2 लिखूंगा। 2 कविताएं मतलब एक कविताएं 1 और एक कविताएं 2, 2 कविताओं की मैं रचना करूंगा। ठीक है। कैसे याद करेंगे? जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है ये सर्वे करने जाते हैं कुआनो नदी पर। ठीक है। कुआनो नदी पर जब सर्वे करने जाते हैं तो देखते हैं कि वहीं पर मतलब वहीं पर काठ की घंटियां हैं और घंटियां जो है वो बांस की बनी होती है और वहीं पे बांस का पुल भी है। उनको बांस के पुल पे जाना होता है। तो वो कहते हैं कि एक सूनी नाव लेके आओ। और सूनी नाव को कहाँ पाते हैं? वो इसी कुआनो नदी में पाते हैं, क्योंकि नदी पे ही जाते हैं सर्वे करने। तो एक सूनी नाव में बैठते हैं और कुआनो नदी में बैठ के आगे चलते हैं तो उनको दोनों साइड से गर्म हवाएं भी लगती हैं। और फिर आगे जो है उनको जंगल का दर्द बयां दिखाई देता है। जंगल का दर्द उनको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहीं पर खूंटियों में टंगे हुए लोग उनको नजर आते हैं जो अपना दर्द बयां करते हैं। तो वो हो गया जंगल का दर्द। और जब ये सारी चीजें वो देखते हैं तो कहते हैं इनको मैं कविताएं 1 में और कविताएं 2 में लिखूंगा। याद हो गया? ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। आगे कहते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की चर्चित कविताएं निम्नांकित हैं। इनकी जो चर्चित कविताएं हैं वो हैं कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा, अहम से मेरे बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की चर्चित कविताएं हैं। अब देखेंगे इनकी जो चर्चित कविताएं हैं इन्हें कैसे याद करते हैं। तो देखिए उन्हीं सर्वे से ही कनेक्ट करते हैं। तो ये भी सर्वे ही करने गए थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को हमेशा हम लोग सर्वे पे भेज देते हैं। ठीक है। तो ये सर्वे करने कहाँ गए इस बार? उस बार तो नदी में गए थे, इस बार ये सर्वे करने गए कॉफी हाउस में। तो कहते हैं ये कॉफी हाउस में सर्वे करने गए तो वहाँ पे एक मेलोड्रामा चल रहा था तो वहीं पे देखने लगते हैं। कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा देखते हैं, वहाँ पे सर्वे करने ये गए हैं। तो वहीं पे इनको एक लड़की नजर आ जाती है। ऐसा समझिएगा एक लड़की नजर आ गई। अब वो लड़की इनको मतलब एक होता है ना उसकी बाहरी सुंदरता देख के ये उस पर मोहित हो गए और इतना मोहित हो गए कि वो उससे कहने लगे कि अहम से मेरे बड़ी हो तुम। मतलब कि मेरे अंदर जो अहंकार भरा हुआ है, एक अहम वाली जो मेरी भावना है, अहंकार नहीं कहेंगे, एक अहम वाली जो मेरी भावना है उससे भी तुम बड़ी हो। मतलब एक उच्च दर्जा उस लड़की को दे दिए कि मतलब मैं तुमको इतना पसंद करने लगा हूँ कि मेरे अंदर जो अहम वाली भावना थी वो भी समाप्त हो गई है। ठीक है। तुम उससे भी बड़ी हो, मैं तुमको बहुत ज्यादा मानने लगा हूँ। मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं लड़की की तारीफ की जा रही है। तो वो क्या करते हैं, कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा चल रहा है, वहीं पे सर्वे करने गए हैं। तब तक उन्हें लड़की नजर आती है, उससे यही बात बोलते हैं और उतने ही देर में उनका जो प्यार है वो विगत प्यार, मतलब उनका जो प्यार है वो विगत प्यार उनका बढ़ता जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सारा प्यार रजाई में लिपट गया, लिपटा रजाई में, सारा प्यार कुछ टाइम में रजाई में लिपट गया। उसके बाद क्या हुआ? लड़का तो है मुकर गया। फिर बाद में जब लड़की उनके प्यार में पड़ी तो लड़का मुकर गया। वो क्या कहा? उसने बोला कि मैंने कब कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैंने कब कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैंने कब कहा? जब लड़की लड़के से प्यार करने लगी तो लड़के ने कहा कि भाई मैंने कब कहा, मैं तो सर्वे करने आया था, मैं तो सर्वे करने आया था इसलिए मैंने ये बात बोली थी, लेकिन तुम बेवकूफ निकली, तुम क्यों मेरे प्यार में पड़ गई। बोल सकते हैं ना। तो आजकल ये चीजें हो रही हैं तो आप इससे रिलेट करके इनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं कि सर्वे करने गए थे, ये कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा चल रहा था तो ये भी उसी में पार्ट ले लेते हैं और कहते हैं कि मतलब कोई लड़की सामने नजर आ गई। अब लड़की को लगा ये अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, पर लड़का जो है वहां पे वो सर्वे कर रहा था तो उसने यही बात बोल दी कि अहम से मेरे बड़ी हो तुम। मैं मतलब लड़की की खूब बढ़ चढ़ के तारीफ कर दी। अब आप ही सोचिए, लड़कियों को तारीफ बहुत पसंद है। आप लोगों से भी कह रहे हैं, जिसकी शादी हो चुकी है, अगर आप लोगों की पत्नियां हैं तो उनकी बढ़ चढ़ के तारीफ किया कीजिए। अगर गर्लफ्रेंड है तो उसको अगर रूठी है तो उसकी तारीफ कर दीजिए, वो छठ से मान जाएगी। और जिसकी दोनों नहीं है वो बना लेंगे, तब ये रूल अपनाएंगे। ठीक है। अपनाइएगा जरूर, ये ट्रिक बहुत अच्छे से काम आएगी। अगर कितनी भी नाराजगी हो बस उस लड़की की तारीफ कर दीजिए कि हाँ बहुत अच्छी हो, ये है वो है। तारीफ लड़कियों को पसंद आती है, लेकिन अब ऐसी भी नहीं कि आप एकदम फेक तारीफ कीजिए। थोड़ी बहुत तारीफ उसकी दिल से कीजिए कि अब भाई प्यार किए हैं तो तारीफ दिल से होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं टाइम पास कर रहे हैं, तो तारीफ दिल से कीजिए, लेकिन तारीफ करा कीजिए, मन में मत रखा कीजिए। तो वैसे ही ये उसकी तारीफ की है, फिर इनका विगत प्यार बढ़ता गया, प्यार पहुंच गया रजाई तक।
लिपटा रजाई में। उसके बाद लड़के ने क्या कहा, मैंने कब कहा, लड़का मुकर गया, उसने कहा मैंने कब कहा था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो सर्वे करने आया था। बस यहाँ से आप इनको याद कर सकते हैं। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखी गई इनकी चर्चित कविताएं थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, केदारनाथ सिंह नई कविता में बिंब को बहुत महत्व देते हैं। जो केदारनाथ सिंह हैं ये नई कविता में किसको महत्व देते थे, बिंब को बहुत महत्व देते थे। केदारनाथ सिंह की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं। इनकी कुछ काव्य कृतियां हैं, देखिएगा। पहली रचना है अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ जो कि एक लंबी कविता है, और तालस्ताय और साइकिल। ये इनकी 7 रचनाएं केदारनाथ सिंह की हैं। कौन कौन सी, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ जो कि एक लंबी कविता है, तालस्ताय और साइकिल। ये सारी रचनाएं केदारनाथ सिंह के द्वारा लिखी गई हैं। अब इन रचनाओं को कैसे याद करेंगे, तो देखिए केदारनाथ तो वैसे हम गए नहीं हैं, लेकिन वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है, मैंने फ़ोन वगैरह में देखा है। तो अब समझिए कि कुछ लोग, 2 मित्र हैं, वो केदारनाथ गए हैं। जैसे केदारनाथ पहुँचते हैं तो एक मित्र जो है वो गाड़ी से निकल के कहता है, अपने मतलब गाड़ी से उतरा और कुछ देखा होगा, तो अपने दोस्त को बुलाता, कहता है यहाँ से देखो, अपने दोस्त को बुलाता है, कहता है यहाँ पे आओ, यहाँ से देखो, अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है। कहते हैं यहाँ से देखो, अच्छा दिखाई देगा। जैसे हम लोग होते नहीं, कोई चीज़ देखते हैं तो सब लोग कहेंगे अच्छा इधर से नहीं, दूसरे साइड से देखा जाए, वहाँ पे नज़ारा अच्छा दिखेगा। तो वैसे ही इनका जो मित्र था, जब केदारनाथ अकेले तो जाएंगे नहीं, कम से कम पूरा ग्रुप ही जाएगा, कम से कम 2 लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। तो समझिएगा 2 लोग गए, तो उनका जो एक मित्र है वो कहता है यहाँ से देखो, अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है। ऐसा मालूम हो रहा है, यहाँ से देखने पे ऐसा लग रहा है कि अभी बिल्कुल अभी जो है वो जमीन पक रही है। और यहाँ पे फिर वहीं से इनको क्या दिखाई देता है, वहीं पे इनको अकाल में सारस और बाघ भी दिखाई देता है। कहते हैं यहाँ से देखो, देखने में ऐसा लग रहा है कि अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, और वो देखो अकाल में सारस और बाघ भी दिखाई दे रहा है। और वहीं पर उत्तर साइड में, और उत्तर में कबीर जो है बैठकर कविताएं कर रहे हैं, और उत्तर दिशा में देखो तो कबीर क्या कर रहे हैं, वहीं पे बैठकर कविताएं कर रहे हैं। वो लड़का जो है बुला के अपने दोस्त को कहता है कि यहाँ से देखो, सारी चीज़ें यहीं से दिख रही हैं, यहाँ से देखो, तुम्हें दिखाई देगा कि अभी बिल्कुल अभी जमीन मालूम पक रही है, और अकाल में सारस और बाघ भी यहीं पर है। और उत्तर साइड में देखो, उत्तर साइड में कबीर क्या कर रहे हैं, उत्तर साइड में कबीर जो है वो कविताएं लिख रहे हैं। ये सारी चीज़ देखते हैं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ दिखाएं, फिर उसके बाद अब घूमना है भाई, तो वहाँ से उठते हैं, और तालसाय और साइकिल, फिर वहाँ से साइकिल वाइकल से ये लोग चल देते हैं, साइकिल से अपना चले जाते हैं। बस ऐसे याद कर लेंगे। केदारनाथ सिंह की जो महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं वो आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी और कभी भूलेगी भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ सिंह की चर्चित कविताएं निम्न हैं। तो इनकी चर्चित कविताएं 3 हैं। पहला है बनारस, दूसरा है अनागत, और तीसरा है फर्क नहीं पड़ता। केदारनाथ सिंह की चर्चित कविताओं में 3 रचनाएं आती हैं, बनारस, अनागत, फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं केदारनाथ में जाइए तो अनागत, केदारनाथ और बनारस में जो है, केदारनाथ और बनारस में फर्क नहीं पड़ता है, केदारनाथ और बनारस में अनागत फर्क नहीं पड़ता। बस ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे प्रयोगवाद की अन्य कवि और उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। प्रयोगवाद के कुछ अन्य कवि रह गए थे, उन कवियों को हम देखेंगे। इसमें बात करेंगे रामविलास शर्मा की। इनकी जो काव्य संग्रह है, पहला है रूप तरंग, 1956 ईस्वी की है। सदियों के सोए जाग उठे, 1988 की है। बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं, 1997 ईस्वी की रचना है। किसकी है? रामविलास शर्मा की। कैसे याद करेंगे? देखिए, कहते हैं राम से ले लीजिएगा। राम के रूप तरंग को देखकर सदियों के सोए भी जाग उठे। सदियों से, जो लोग सदियों से सोए हुए थे, जिनको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं रहता था, वो लोग भी जाग उठे हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने अपना विलासी जीवन जी लिया ना, 8 आंसू बहा लिए, तब उन्हें जो है भगवान की याद आई। जब तक आपके ऊपर दुख नहीं पड़ता, तब तक आपको भगवान की याद नहीं आती। जब आप एकदम खुश रहते हैं ना, तब खुशी में कोई भगवान को नहीं याद करता, लेकिन दुख में सबसे पहले भगवान का ही नाम लोग लेते हैं। तो वही कहते हैं
कि यहाँ पे आप इनको जोड़ सकते हैं भगवान श्री राम से कि सदियों से सोए जाग उठें। कब जाग उठें? सदियों से जो सोए हुए थे उनके भी जीवन में जब विलास आया, जब वो 8-8 आंसू बहाएं, तब वो भी सदियों से सोए हुए लोग जाग उठें। और क्यों जागें? क्योंकि उन्होंने राम के रूप रंग को देखा। राम के रूप तरंग को देखकर सदियों से सोए लोग भी जाग उठे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जब विलासी जीवन पड़ा ना, तो भगवान को याद किए, और भगवान को याद करने के बाद जब उनमें उनकी आस्था रही, फिर जब जीवन में कुछ चीज़ें नहीं होने लगी, तब वो उनके रूप और तरंग को समझ पाए भगवान राम के। और उसके बाद फिर आगे कर सकते हैं कि जब सदियों के सोए जाग उठे भगवान श्री राम के रूप तरंग को देखकर, और उसके बाद वो क्या करते हैं? बुद्ध वैरागी बन जाते हैं और प्रारंभिक कविताएं करने लगते हैं। जो लोग बहुत सदियों से सोए हुए थे वो लोग भी जाग उठे भगवान श्री राम के रूप तरंग को देखकर, और आगे चल के वो क्या बनते हैं? वो बुद्ध वैरागी बनकर प्रारंभिक कविताओं की रचना करते हैं। ऐसे याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले कवि हैं प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे की रचना है मेपल स्वप्नभंग अनुच्छड़। मेपल स्वप्नभंग अनुच्छड़। अब इनको कैसे याद करेंगे? प्रभाकर माचवे की है। प्रभाकर से आप प्रभा को ले लीजिए, मानी कोई प्रभा नाम की लड़की है, और यहाँ मेपल को बना लीजिए पल में। मेपल है ना, इसको कर लीजिए पल में। तो जो प्रभा है, प्रभा ये पल में स्वप्न भंग का अनुसरण करती है। जो प्रभा है वो पल में ही अपने स्वप्न भंग का अनुच्छड़ करती है। हाँ, तो यहीं से आप इनको याद कर सकते हैं। प्रभा जो है पल में ही स्वप्न भंग का अनुच्छड़ करती है। बस आगे बात करते हैं। अगले लेखक है नेमिचंद्र जैन। इनकी रचना है अचानक हम फिर एकांत। दो रचनाएं हैं, अचानक हम फिर एकांत। ये किसकी है? नेमिचंद जैन की है। कैसे याद करेंगे? देखिए कैसे हैं। नेमिचंद से अचानक हम फिर कहाँ पे मिले? एकांत में मिले। कहते हैं भाई हम जो है नेमिचंद से अचानक हम फिर एकांत में मिले। कहते एक बार तो मेरी नेमिचंद से मुलाकात हुई ही थी, लेकिन दोबारा जो है अचानक हम फिर उनसे जो है एकांत में ही मिले। मतलब सभी के साथ नहीं, लेकिन अचानक से कभी कभी इत्तेफाक हो जाता है ना, आप किसी से मिले रहिए, फिर अचानक से फिर से वही जो है वही चीज़ फिर से दोहराई जाए, एकांत में फिर से मुलाकात हो जाए। तो कहते हैं ना भाई हम तो अचानक से मिले, मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन अचानक से हम फिर से एकांत में ही मिल गए, उसी जगह पर मिल गए। तो कहते हैं किससे मिले? नेमिचंद से। नेमिचंद से तो हम पहले मिले ही थे, लेकिन दोबारा क्या होता है? नेमिचंद से अचानक हम फिर कब मिले? एकांत में ही मिले। बस याद हो जाएगा सीधा सीधा। आगे बात करेंगे गिरजा कुमार माथुर की। इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं वो हैं मंजीर 1941 ईस्वी, नाश और निर्माण 1946, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा 1975, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? गिरजा कुमार माथुर के द्वारा लिखी गई हैं। कैसे याद करेंगे? देखिए मंजीर को बना लीजिए मंजिल। मंजीर को क्या कर लेंगे? मंजिल। कहते हैं भाई कहीं पे 4 मंजिले का घर था, और 4 मंजिले के घर के पहले मंजिल से कोई गिर गया। जो माथुर थे, माथुर जो है वो 4 मंजिले के पहले मंजिल से गिर गए। 4 मंजिले का घर था, 4 मंजिले का घर बना है, लेकिन पहली मंजिल से वो गिर गए। जैसे कोई पूछे माथुर कब गिरे थे भाई, तो पहली मंजिल से गिरे थे। कितने मंजिले का मकान था? तो कहेंगे 4 मंजिले का था। तो याद हो जाएगा ना 4 और 1। तो मंजीर जो है ये 1941 की है, तो याद हो जाएगा माथुर जो है 4 मंजिल की पहली मंजिल से गिर गए। नाश और निर्माण। देखिए जब किसी चीज का नाश होता है, जब कोई चीज गिरती है तो उसका नाश हो जाता है और फिर से उसका निर्माण होता है। तो नाश और निर्माण, जो जब किसी का नाश होगा, जब कोई चीज गिरेगी तो उसका नाश हो जाएगा, और गिरने के बाद फिर से उसका निर्माण होता ही है। तो नाश और निर्माण समझ में आ गया गिरजा कुमार माथुर का। गिर से गिरजा को कनेक्ट कीजिएगा। धूप के धान। धूप में जब बहुत ज्यादा धूप होती है तो धान क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं खेतों में, आपने देखा होगा। ठीक है, तो धूप के धान, धूप में धान क्या होते हैं? अक्सर गिर जाते हैं। ज्यादा तेज धूप होगी, यहाँ इंसान गिर जाता है, ये तो पेड़ पौधे हैं। ठीक है, ये तो पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ इंसान, अगर धूप ज्यादा तेज रहेगी तो इंसान को खड़ा कर दीजिए, वो नहीं रह पाएगा। तो वैसे कह सकते हैं ना, धूप के धान, यानी कि धूप में जो धान होते हैं वो गिर जाते हैं। शिला पंख चमकीले।
शिला पंख जो होते हैं वो भी टकरा कर गिर जाते हैं। शिलाओं से जो चमकीले पंख होते हैं वो टकरा कर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। किसी चिड़िया के पंख अगर चमकीले हैं तो वो अगर शिलाओं से टकराएंगी तो क्या होगा, वो भी गिर जाएंगे। छाया मत छूना, कहते भाई आप अपनी छाया को मत छूना। अगर आप अपनी छाया को छूने चलेंगे तो आप गिर जाएंगे। कोई अपनी छाया, अपनी परछाई को छू पाता है, नहीं। तो कहते छाया मत छूना, नहीं तो गिर जाओगे। छाया मत छूना, क्योंकि छाया को आप छू ही नहीं सकते, तो छाया को अगर छूने चलेंगे तो आप गिर जाएंगे। उसके बाद है भीतरी नदी की यात्रा 1975। अगर नदी के भीतर यात्रा करेंगे तो आप गिर जाएंगे। यात्रा करना है तो नदी के ऊपर कीजिए ना, कहते भीतरी नदी की यात्रा, तो भीतरी नदी की यात्रा करेंगे तब तो आप गिर जाएंगे। अभी कुछ और लोग गिरना बाकी हैं, ऐसे याद कर लेंगे। अभी कुछ और, यानी कि अभी कुछ और लोग जो है गिरना बाकी हैं। साक्षी रहे वर्तमान, ये साक्षी है, साक्षी रहे वर्तमान, यानी कि वर्तमान भी साक्षी है हमारा कि अभी कुछ और लोग गिरना बाकी हैं। ठीक है, साक्षी रहे वर्तमान यानी कि अभी कुछ और लोग भी गिरना बाकी हैं, यहाँ से इनको रिलेट कर लेंगे। फिर अगली जो रचना है वो है पृथ्वी कल्प। तो कहते भाई कुछ लोग पृथ्वी कल्प में भी गिर गए, कुछ लोग पृथ्वी कल्प में भी गिर गए। तो गिरजा कुमार माथुर को कैसे याद करेंगे, गिरने से याद करेंगे। इस समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से फटाक से रिपीट कर लेते हैं। मंजीर, 4 मंजिले के मकान के पहले मंजिल से माथुर जी गिर गए। जब किसी चीज का नाश होता है, जब कोई चीज गिरती है तो उसका नाश होता है, फिर से उसका निर्माण किया जाता है, तो नाश और निर्माण। धूप से धान जो है खेतों में गिर जाते हैं। पंख चमकीले, शिला पंख चमकीले, यानी कि चमकीले पंख शिलाओं से टकराकर गिर जाते हैं। छाया मत छूना, नहीं तो गिर जाओगे। आप अपनी छाया को मत छूना, नहीं तो आप गिर जाएंगे। भीतरी नदी की यात्रा, नदी के भीतर यात्रा करेंगे तो आप गिर जाएंगे। अभी कुछ और लोगों का गिरना बाकी है, और यही साक्ष्य है हमारे वर्तमान का कि अभी कुछ लोगों का और गिरना बाकी है। ये वर्तमान हमारा साक्षी है कि अभी कुछ और लोगों का गिरना बाकी है। पृथ्वी कल्प, कुछ लोग पृथ्वी कल्प में भी गिर गए, याद हो जाएगा, गिरजा कुमार माथुर की है। आगे बात करेंगे भारत भूषण अग्रवाल की। इनकी रचना है छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज, अनुपस्थित लोग। सारी रचनाएं किसकी हैं, भारत भूषण अग्रवाल के द्वारा लिखी गई हैं। छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज, अनुपस्थित लोग। अब इनकी जो रचनाएं हैं भारत भूषण अग्रवाल की, कहते हैं छवि के बंधन से आप जागते रहिए, जागते रहो। आपने देखा होगा जो रात के जो पहरेदार होते हैं वो क्या कहते हैं, भारत में आपने ये चीज़ देखी होगी ना, रात में 2 बजे जो चौकीदार लोग रहते हैं रात में बोलते रहते हैं ना, जागते रहो जागते रहो। ये वाली लाइनें सुनी होगी कुछ लोगों ने। तो ये लाइनें कहाँ पे आपने सुनी है, भारत अपने देश में सुनी है। अपने देश में चौकीदार रात में जरूर ये लाइनें बोलता है, रात के 2 बजे जागते रहो, चोर उचक्कों से बचने के लिए ये लाइन बोली जाती है। मुक्ति मार्ग, भारत में जो रहने वाले हैं वो सब मुक्ति मार्ग चाहते हैं। मुक्ति का मार्ग हर कोई चाहता है कि हमें मुक्ति मिल जाए, ठीक है। और ये सारा चीज वो अपने आप प्रस्तुत मन से कह रहे हैं। कौन, भारत भूषण अग्रवाल जी जो है वो भारत में रहते हैं। वो कहते हैं छवि के बंधन से मुक्त होकर, यहाँ पे मुक्ति मार्ग है ना, कनेक्ट कर लीजिए। भारत भूषण अग्रवाल जो है, अग्रवाल जी भारत में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अग्रवाल जी कहते हैं छवि के बंधन से मुक्त होकर जागते रहो, और ये बात वो अपने अप्रस्तुत मन से कहते हैं। और कागज के फूल, आपने देखा होगा कागज के फूल, जब आप छोटे रहे होंगे, लड़कियां, खास करके लड़कियां, आप जब 4th 5th में पढ़ती रही होंगी तो स्कूलों में अक्सर कोई ना कोई आता था ऐसा जो कागज से कुछ डिजाइनें बनाता था। नाव हो गया, फूल हो गया, और पता नहीं कौन कौन सी कढ़ाई वाली चीज़ें सिखाते थे। हाँ, एक कागज से एक कलाएं, मतलब एक चीज़ें, एक वस्तुएं बनाने को सिखाते थे। पर कभी उन कागजों से बाद में किसी से बनता था? स्कूलों में आते थे 3-4 में, जब छोटे क्लास में पढ़ते थे हम लोग, तो मेरे सामने भी आए थे कुछ लोग, 2 या 3 बार आए थे, और वो लोग एक बार वो बना के दिखाए थे कागज से। उन्होंने वो बनाया था, कमल का फूल बनाया था, बट उस समय तो मुझसे बन गया, लेकिन दोबारा आज तक नहीं बना, जिंदगी में नहीं बना।
तो कागज़ से फूल बनाने को कहाँ पे सिखाया गया? भारत में सिखाएगा। हमारे भारत में ही कागज़ से फूल बनाने वाले आते हैं, लेकिन वो फूल बाद में दोबारा कभी बनता नहीं है। तो ये चीज़ लड़कियां ज़रूर देखी होंगी, तो आप उससे रिलेट करके याद रख सकती हैं। कागज़ के फूल कहाँ पे देखने को मिलेंगे भाई? भारत में। फिर है एक उठा हुआ हाथ। एक उठा हुआ हाथ भारत में क्या होता है? जैसे ही कोई बात होती है तुरंत एक हाथ उठा देते हैं लोग, चट्ट से मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो एक उठा हुआ हाथ हमेशा रहता है। भारत वालों के जो भारतीय होते हैं उनके पास एक उठा हुआ हाथ हमेशा रहता है। जब देखो तब कोई कुछ बोला नहीं कि गाली गलौज शुरू। गाँव में होता नहीं है फटाक से हाथ उठा के पीट देना। उतना वह सूरज है जितना और जगह पे है, उतना ही भारत में भी सूरज है। उतना वह सूरज है भारत में भी। अनुपस्थित लोग हैं भारत में, कुछ लोग जो रहते हैं वो अनुपस्थित हैं। कुछ जैसे उनका अप्रस्तुत मन है, वैसे ही कुछ भारत में अनुपस्थित लोग भी रहते हैं। इस तरीके से आप इनको भारत से कनेक्ट करके इनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पर जो हमने प्रभाकर माचवे की रचनाओं को पढ़ा था, इनको हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था ना, आप इसको एक दूसरा ट्रिक से भी याद कर सकते हैं और इससे याद करेंगे तो और अच्छे से याद रहेगा। प्रभाकर माचवे, ऐसे समझिएगा जो माचवे जी हैं वो एक गाना गा रहे थे। गाना कौन सा था? यहाँ लिखा है ना मेपल, तो वो गाना गा रहे थे। मतलब माचवे जी जो हैं वो सपने में थे, मतलब वो सपना देख रहे हैं और सपने में वो गाना गा रहे थे। कौन सा गाना गा रहे थे? कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। सुना होगा आप लोगों ने ना। मुझे लाइनें थोड़ी सी मेरी गड़बड़ हो रही हैं, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो उसी लाइन से आप याद कर सकते हैं कि जो माचवे जी हैं वो सपने में गाना गा रहे थे कि पल भर के लिए कोई उनसे प्यार कर ले, झूठा ही सही। ठीक है, तब तक क्या हो जाता है? इनका स्वप्न भंग हो जाता है, टूट जाता है इनका स्वप्न। और वो जो स्वप्न रहता है वो क्षण भर के लिए रहता है, अनक्षण रहता है। बहुत थोड़े समय के लिए वो सपना देखते हैं कि वो प्रभा नाम की लड़की है ना, उसके लिए वो गाना गा रहे थे माचवे जी। ऐसे याद कर लीजिएगा, प्रभा के लिए जो है माचवे जी गाना गा रहे थे कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। इतने में उनकी आंख खुल जाती है, वो सपना देख रहे थे और उनका स्वप्न जो है वो भंग हो जाता है। वो सोचते हैं अरे यार ये तो बस क्षण भर के लिए था। तो याद हो जाएगा, ये ज़्यादा बेटर है, ये आसानी से आप इसको कनेक्ट कर लेंगे। आगे देखेंगे शकुंत माथुर को। शकुंत माथुर जो कि गिरजा कुमार माथुर की पत्नी हैं और इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1921 में हुआ था और गिरजा कुमार माथुर जो है ये 1919 में पैदा हुए थे। ठीक है, तो ये भी समय याद रखिएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं शकुंत माथुर की जो रचनाएं हैं वो है चांदनी चूनर, अभी और कुछ, लहर नहीं टूटेगी। ये 3 रचनाएं हैं। एक आपने पढ़ा है अभी कुछ और, तो अभी कुछ और लोग गिरना बाकी हैं और यहाँ पे है अभी और कुछ। दोनों में अंतर देखिएगा, इसमें और जो है बीच में है और यहाँ पे जो और है वो लास्ट में है। गिरजा कुमार में और लास्ट में है और ये शकुंत माथुर में और बीच में है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, दोनों अलग अलग लोगों की रचनाएं हैं। देखिए अब इनको याद कैसे करेंगे। जो शकुंत हैं इनको बना लीजिए शकुंतला, कहीं कहीं पे इनका नाम शकुंतला भी मिलता है, लेकिन जो मान्य तौर पे है वो शकुंत ही है। तो शकुंतला जो है, सोचिए कि ये शादी इनकी हो गई है और शादी के बाद ये अपने ससुराल गई हैं। तो ससुराल जब गई हैं चांदनी चूनर ओढ़ी हुई हैं। लड़कियां चुनरी ओढ़ती हैं ना, रेड कलर की चुनरी ओढ़ के जाती हैं विदाई में। तो शकुंतला जब अपनी विदाई में गई ना शकुंत, तो ये चांदनी चूनर ओढ़ी हुई थी। तो चांदनी चूनर ओढ़ी थी, अब ये परेशान हो गई थी क्योंकि जैसे ही वहाँ जाइए ससुराल पहुँची तो लोग आते हैं, मुँह दिखाई की रस्में होती हैं। अब लड़की को बैठा दिया गया, बेचारी बैठी है 3-4 घंटे से, तो वो चांदनी चूनर ओढ़े हुए परेशान हो गई। तो पूछती है कि मतलब कब हम चांदनी चूनर अपनी हटा सकते हैं। तो उनकी सास या नंद कोई भी होगा तो बोलता है कि अभी और कुछ लोग आना बाकी हैं, मतलब अभी और कुछ लोग बाकी हैं, अभी मत हटाओ, अभी अपना चांदनी चूनर मत हटाओ। चांदनी चूनर ओढ़ के बैठी है, फिर वो पूछती है कि कब इनको हटाएं, अब तो मैं थक चुकी हूँ। तो कहते हैं अभी और कुछ लोग आना बाकी हैं, लहर नहीं टूटेगी। अभी जो लोग आ रहे हैं ना, अभी इनकी लहर इतने जल्दी नहीं टूटेगी। लहर नहीं टूटेगी यानी कि लोगों के आने की जो लहर है वो अभी नहीं टूटेगी, अभी लोग आते ही रहेंगे। तो तुम परेशान ना हो, बैठी रहो आराम से। तो ये
कनेक्ट हो गया। ये किसकी रचना है? शकुंत माथुर की है। आगे बात करेंगे हरिनारायण व्यास जी। इनकी जो रचनाएं हैं, पहली है मृग और तृष्णा, दूसरी रचना है त्रिकोण पर सूर्योदय और तीसरी है बरगद के चिकने पत्ते। तो हरिनारायण व्यास कहते हैं कि मृग और तृष्णा जो है वो त्रिकोण पर जब सूर्योदय हुआ था तो वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था, वहीं बरगद के चिकने पत्ते में जो है मृग और तृष्णा जो है वो क्या हुए थे? छिप गए थे। जब त्रिकोण पर सूर्योदय हुआ तो मृग और तृष्णा जो है बरगद के चिकने पत्ते के पीछे क्या हुए? छिप गए। ये कौन बताता है? हरिनारायण व्यास जी बताते हैं। आसानी से याद हो जाएगा। फिर अगले लेखक हैं रघुवीर सहाय। काफी महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा और इनकी रचनाओं को भी। इनकी रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में 1960 ईस्वी, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए 1982, कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1989, एक समय था। ये सारी की सारी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। इनको ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी ये। अब इनकी रचनाओं को कैसे याद करेंगे? देखिए, रघुवीर सहाय ये कहते हैं, रघुवीर जी जो हैं किसी कोई व्यक्ति है उससे कहते हैं, उससे कुछ बातें बता रहे हैं कि भाई एक समय था जब हम सीढ़ियों पर धूप में बैठकर आत्महत्या के विरुद्ध जो है खड़े रहते थे, आत्महत्या के विरुद्ध आवाज उठाते थे। ये कौन बता रहा है? ये रघुवीर बता रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं कि भाई एक समय था जब हम सीढ़ियों पर धूप में बैठकर आत्महत्या के विरुद्ध आवाज उठाते थे। तो वो आदमी जब सुनता है ये बात ना तो कहता है भाई हंसो हंसो जल्दी हंसो। क्यों कहता है? क्योंकि उसको लगता है ये मजाक कर रहे हैं। भाई आत्महत्या के विरुद्ध कौन आवाज उठाता है? तो वो उसको लगता है मजाक कर रहे हैं, तो कहता है हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो उस बात पे रघुवीर कहते हैं कि शायद कुछ लोग भूल गए होंगे, लोग भूल गए हैं इन बातों को कि मैं कभी जो है आत्महत्या के विरुद्ध मैंने कभी आवाज उठाई थी। लोग भले ही भूल गए होंगे, लेकिन कुछ पते कुछ चिट्ठियां अभी भी हैं ऐसी जिन पर ये चीजें देखने को मिल जाएंगी आपको। आप पढ़िए, कुछ पते कुछ चिट्ठियां हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आत्महत्या के विरुद्ध जो है मैंने कम से कम 6-7 बार आवाजें उठाई थी। आत्महत्या के विरुद्ध हमने कितनी बार आवाजें उठाई थी? 6-7 बार आवाजें उठाई थी। तो 6-7 से 6-7 याद हो जाएगा। तो ऐसे ही याद कर लीजिए। रघुवीर बताते हैं कि एक समय था जब मैं सीढ़ियों पर धूप में बैठकर आत्महत्या के विरुद्ध 6-7 बार आवाजें उठाया। तो यह सुनते ही लोग क्या करते हैं? हंसो, कहते हैं हंसो हंसो जल्दी हंसो, भाई ये तो मजाक कर रहा है, हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो वो कहते हैं ये हंसने की बात नहीं है, लोग भले ही भूल गए होंगे लेकिन कुछ पते कुछ चिट्ठियों पर आज भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बस यहाँ से आप इनको याद कर सकते हैं। रघुवीर सहाय की है। इसके बाद अगले लेखक हैं विजयदेव नारायण शाही। इनकी जो रचनाएं हैं वो है साखी, मछली घर, संवाद तुमसे। ये 3 रचनाएं हैं विजयदेव नारायण शाही के द्वारा लिखी गई है। साखी, मछली घर, संवाद तुमसे। अब इन्हें कैसे हम याद रखेंगे? देखिए, कोई विजय नाम के लड़के हैं, विजय यानी कि विजयदेव नारायण शाही। विजय सर जो हैं उनकी कोई दोस्त हैं जो कि वो हैं, ठीक है, कोई बंगालन है, समझ लीजिएगा। उनकी जो सखी हैं वो कैसी हैं? वो बंगालन है। तो बंगाल में लोग जो मछली उछली ज़्यादा खाते वाते हैं ना, तो समझ लीजिएगा मछली बेचते खाते हैं। तो इनकी जो दोस्त है वो बंगालन है। तो ऐसे याद कर लेंगे कि विजय नाम का कोई लड़का है, उसकी सखी है जो कि बंगालन है। तो उनको अपनी सखी से बात करनी रहती है। तो वो कहते हैं कि मुझे संवाद तुमसे करना है। विजय अपनी बंगालन सखी से कहते हैं कि संवाद तुमसे करना है। तो वो कहती है चलो मछली घर में। यहाँ पे नहीं संवाद कर सकते हैं, हम मछली घर में लेके जाते हैं। कहाँ पे लेके जाती है? मछली घर में, क्योंकि भाई वो बंगालन है तो उसका जो घर है वो मछलियों की महक से पूरा गूंजा रहता है। तो वही कहते हैं कि विजय को अपनी सखी, बंगालन सखी से कुछ संवाद करना रहता है। तो कहते हैं कि मुझे तुमसे संवाद करना है। तो वो कहती है चलो मछली घर में। बस याद हो जाएगा। अगले कवि हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की रचना है चक्रव्यूह, 1956 ईस्वी। परिवेश हम तुम, 1961 ईस्वी। अपने सामने, 1979। कोई दूसरा नहीं, 1993। इन दिनों, 2002। फिर है प्रबंध काव्य में आत्मजयी, 1965 ईस्वी। वाजश्रवा के बहाने, 2008। ये सारी की सारी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। अब जो कुंवर नारायण हैं इनकी रचनाओं को याद कैसे करेंगे? तो चलिए याद करते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है कि
इन दिनों, सबसे पहले जानिएगा ये जो इन दिनों रचना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी रचना है 2002 की, और वाजश्रवा के बहाने ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक रचना हमने पढ़ी है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह जो है वो 1956 की है, तो आप याद रख सकते हैं चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कम से कम 5-6 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे थे, ठीक है, तो उनको तोड़ने के लिए 5-6 लोग गए थे, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर उनको चक्रव्यूह में फंसाया था 5-6 लोगों ने मिल के, हाँ, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो और चक्र, या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए चक्रव्यूह को तोड़ना है तो 5-6 कुंवारे लोगों की ज़रूरत होगी, क्योंकि कुंवारे लोगों के पास बल जो होता है वो ज़्यादा होता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं समय को। तो इनको हम कनेक्ट करते हैं कि देखिए, इन दिनों परिवेश में जब हम तुम चक्रव्यूह के आत्मजयी होंगे, कहते कि इन दिनों, और इनकी एक रचना है परिवेश हम तुम, तो कहते हैं इन दिनों परिवेश में जब हम तुम चक्रव्यूह के आत्मजयी होंगे तो अपने सामने कोई दूसरा नहीं आएगा, तो अपने सामने कोई दूसरा नहीं आएगा, और आएगा भी तो वाजश्रवा के बहाने भाग जाएगा। ये ट्रिक है, कैसे याद करेंगे? कहते हैं कि इन दिनों परिवेश में जब हम तुम क्या होंगे, हम तुम चक्रव्यूह के आत्मजयी होंगे तो अपने सामने कोई दूसरा नहीं आएगा, और यदि कोई दूसरा आया तो वाजश्रवा के बहाने वो भाग जाएगा। ये ट्रिक है, आसानी से याद कर सकते हैं, कुंवर नारायण की है। और इसी के साथ आज की क्लास को भी हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल हम बात करेंगे साठोत्तरी कविता आंदोलन की। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, रचनाएं याद हुई कि नहीं हुई। और साथ ही साथ अगर आप इससे रिलेटेड, इससे संबंधित क्विज करना चाहते हैं तो मैंने क्विज स्टार्ट कर दी है, अभी आज तीसरा दिन था, शुरुआत हुई थी। और अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से जाके मेरी पर्सनल आईडी पे मुझे मैसेज कीजिए। बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे पर्सनल आईडी कौन सी है मेरी, तो वहाँ पे जाएंगे, प्रतिष्ठा नाम से जो आईडी दिखेगी, जब आप उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो उसमें आप जाएंगे, मेंबर को जब देखेंगे तो उसमें मेरा ही नाम शो करेगा, एक नाम मेरा रहेगा, बाकी और जो एडमिन वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो एडमिन में प्रतिष्ठा नाम जो दिखेगा एडमिन या ऑनर के तौर पे, आप वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कीजिएगा, वो मेरी आईडी है। वहाँ पे जब मुझे मैसेज करेंगे कि आपको जुड़ना है तो मैं वहाँ पे आपको जो है वहाँ की चीज़ें बता दूंगी कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, आप कैसे उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसका जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है, मात्र 50 रुपये है, एक महीने का 50 रुपये है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, केवल 2 महीने की आपकी बात है, 2 से 3 महीने आपका LT का एग्ज़ाम है, तो जम के आप तैयारी कर लीजिए। 50 रुपये क्या, आजकल तो लोग एक टाइम में जाते हैं, मार्केट में आप चले जाइए, 100 रुपये में तो आपको खाने पीने का भी सामान नहीं नसीब होता है, बस 1-2 चीज़ें मिल पाती हैं, और लोग 200-300 नूडल्स ऑर्डर करना है, कम से कम 120 रुपये चाहिए। तो यहाँ पे तो कम से कम आपकी लाइफ की बात है, मात्र 50 रुपये की बात हो रही है और 1 महीने की हो रही है। इसमें आपको 2 क्विज मिलेंगी, एक सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की और दूसरी काव्य शास्त्र की। ये 2 क्विज अभी फिलहाल में मैं ये 2 क्विज करा रही हूँ। तो काव्य शास्त्र में ज़्यादा दिक्कत होती है तो क्विज के माध्यम से आप उसको तैयार कर सकते हैं अच्छे से, और उसका मैं सैटरडे को रिवीजन भी कराती हूँ, और बाद में जैसा जो टॉपिक आपका नहीं कंप्लीट होगा, नहीं क्लियर हो पाएगा, उसका रिवीजन फिर से हो जाएगा। तो अगर आप ये चीज़ करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और जितने लोग ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं वो भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, ताकि मैं जान सकूं कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे भेज सकूँ। तो बस ये थोड़ी सी बात बतानी थी, बाकी कल मिलते हैं ठीक इसी टाइम पे शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।